बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म हो चुका होगा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो एक एहतसाब का अमल है उसको तेज़ किया गया है। उस अमल की वजह से साबका आईएसआई चेयरमैन फैज़ हमीद साहब को सज़ा भी सुनाई गई है। क्या ये सज़ा सिर्फ फैज़ हमीद तक ही रहेगी या ये एहतसाब का अमल आगे भी बढ़ेगा? इस बारे में मोहम्मद मीर साहब अपना क्या तज्जिया देते हैं, हम मोहम्मद मीर से खुद पूछते हैं। जी मीर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि फैज़ हमीद का जो एहतसाब हुआ है इसको यहीं पर रुक जाना चाहिए या ये कानून आइन पर अमल दरामद करते हुए ठीक फैसला हुआ है और क्या इसके ऊपर अमल भी होगा? आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है और एक मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला है, इस फ़ैसले की सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें माजी में तो एक फ़ैसला जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी आया था, लेकिन वो एक सिविलियन कोर्ट का फ़ैसला था। उस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ और अमल दरामद किसने नहीं होने दिया? जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने अमल दरामद नहीं होने दिया। उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कुछ वज़रा से, और जिस जज ने, वकार सेठ ने वो फ़ैसला सुनाया था, उसको इन्होंने ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। तो इसके अलावा आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में फ़ैसला दिया था, उसमें उन्होंने उस वक्त के DGISI असद दुरानी और आर्मी चीफ असलम बेग को ज़िम्मेदार ठहराया था कि इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन उस फैसले पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो माजी में जो हमारी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उन्होंने या तो फ़ैसले किए नहीं, और अगर किए तो उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब ये पहली दफ़ा एक मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला है, और मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला जो है वो फ़िलहाल सिर्फ एक करप्शन के केस के बारे में है। तो जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक जो सियासी मामलात में जनरल फैज़ हमीद की मुदाखलत थी उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस पर अलहदा से भी मुकदमात चलेंगे। तो जब वो मुकदमात चलेंगे और अगर वो भी पाया तकमील को पहुँचते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि जो सियासत में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो किरदार है उस किरदार को मिनिमाइज़ करने, किरदार को कम करने के एक अमल का आगाज़ होगा। क्योंकि ये जो केस है, इस केस की अहमियत फ़िलहाल सिर्फ इतनी है कि जनरल फैज़ हमीद के स्टेटस के लोग जो हैं वो माजी में करप्शन करते रहे, लोगों से पैसे छीनते रहे, ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए माल बटोरते रहे। लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में जो इस स्टेटस के लोग हैं वो इस जगह पे जब बैठे होंगे तो वो ये काम नहीं करेंगे। और अगर 9 मई का केस जो है, अगर उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है और 9 मई में अगर जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी साबित हो जाती है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो केस होगा कि उसके बाद अगर उसमें भी इनकी कन्विक्शन होती है तो फिर जो फ़ौजी अफसरान हैं या रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उनकी सियासत में मुदाखलत की हौसला शिकनी होगी। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। पहली दफ़ा एक ISI के साबिक सरबराह का एहतसाब हुआ है, उनको सज़ा मिली है। तो बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी कि ये तो मुदाखलत तो अभी भी हो रही है, लेकिन हो रही है मुदाखलत तो जब इमरान खान के दौर में मुदाखलत हो रही थी तो उस वक्त जब हम कहते थे कि जनाब जो असगर खान केस का फ़ैसला है या फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो अमल दरामद नहीं होता था क्योंकि उस वक्त बाजवा साहब और फैज़ साहब पावर में थे। तो अब वो पावर में नहीं है तो उनके खिलाफ एक फ़ैसला आ गया है। तो मामला इसी तरह आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि ये एक बिगिनिंग हो गई है, इस तरह के मज़ीद फ़ैसले भी हों। देखें शहजाद साहब, क्योंकि मैं ख़ुद जनरल फैज़ साहब के मामलात को मैंने ख़ुद देखा है, मैं उनका एक विक्टिम रहा हूँ, और जब मेरे पे 9 महीने की पाबंदी थी तो मेरे पास तो और कोई काम नहीं था ना, मैं तो सिर्फ उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन किया करता था, पीछा करता था क्या करते हैं क्या नहीं करते। और उसके बाद फिर जब वो अपने ओहदे पे नहीं रहे तो उसके बाद फिर ख़ुद लोगों ने आके मुझे बताना शुरू किया। तो मैं अब आपको क्या बताऊँ, इसमें सिर्फ जजेस नहीं हैं, इसमें सिर्फ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान नहीं हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें इस वक्त जो पार्लियामेंट है इसके मेंबरान भी हैं, विक्टिम्स भी हैं और उनके बेनिफिशरीज़ भी हैं, दोनों तरफ के लोग हैं। अब जो विक्टिम्स हैं उनमें आज वो विक्टिम्स जो हैं वो बड़े बड़े अहम ओहदों पे हैं। मसलन मिसाल मैं आपको देता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब जो अब वज़ीर रेलवे हैं, इनको जो एक नारकोटिक्स कोर्ट ने 25 साल की जो सज़ा दी थी, मैं इसका खुद, मुझे इस सारे मामले का खुद पता है, क्योंकि जब हनीफ अब्बासी साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे जनरल फैज़ कि आप मुस्लिम लीग नून छोड़ के तो आप PTI में आ जाएँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी एक मीटिंग करवाई थी उनके एक दोस्त ने, और जब हनीफ अब्बासी साहब ने इनकार कर दिया उसके बाद उन पर एक मुकदमा बना और उसके बाद उन पर केस बना, फिर उनको 25 साल कैद की सज़ा हुई।
25 साल कैद की सज़ा के बाद उनको पहले अडयाला जेल में रखा गया, वहाँ पर उनसे कहा गया जी कि फैज़ साहब ने कोशिश की कि उनको वहाँ पे विक्टिमाइज़ करवाया जाए, उन पर तशद्दुद करवाया जाए, वो नहीं हुआ तो उनको फिर अटक जेल भेजा गया। जब उनको अटक जेल भेजा गया तो वहाँ पे मकसद ये था कि उनको कोई सबक सिखाना है। मुझे पता चला तो एक दिन मैं उनसे मुलाकात के लिए, मैंने होम सेक्रेटरी से इजाज़त ली, मुलाकात की। मैं अटक जेल जा रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया हनीफ बाजी साहब के दोस्त का। उन्होंने कहा जनरल फैज़ का पैगाम है कि अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ कोई ज़्यादा जुल्म ना हो तो आप उससे मुलाकात ना करें और आप वापस आ जाएँ, वो 25 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आएगा। और फिर मुझे अब्बासी साहब की फ़ैमिली के एक बड़े करीबी बंदे ने कहा कि जी आप प्लीज़ वापस चले जाएँ, अब्बासी साहब पे बड़ी मुश्किल होगी। अब आप देखिए आजकल अब्बासी साहब नहीं बोल रहे, हनीफ अब्बासी साहब ने अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना कि उन्होंने जनरल फैज़ के बारे में कुछ कहा हो जी। या उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में वज़ीर बनने के बाद या पिछले 2-3 दिन में कुछ कहा। वो खामोश हैं, हालांकि वो बहुत कुछ कह सकते हैं, वो भी आज हीरो बन सकते हैं। इस वक्त आजकल जो ज़्यादा बोल रहे हैं ना लोग बाजवा साहब के ख़िलाफ़ और फैज़ साहब के ख़िलाफ़, इनमें से ज़्यादातर बेनिफिशरी है, जो कि उनको पता है कि हम बेनिफिशरी हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसी तैसी फेर रहे हैं, फैज़ की भी और बाजवा साहब की भी। सही। तो मतलब इसमें ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने बहुत से कहा- ऐसे लोग हैं जी। कि मैं इस कैबिनेट में, ये जो कैबिनेट है इस वक्त, मैं उसमें ऐसे लोगों को जानता हूं जो शहबाज शरीफ साहब को प्रेशराइज कर रहे थे कि या तो बाजवा साहब को आप एक्सटेंशन दे दें या जनरल फैज़ को आप आर्मी चीफ बना दें। ऐसे भी लोग थे, आज वो जनरल फैज़ की ऐसी तैसी फिर रहे हैं। तो वो अब नाम ले रहे हैं जी कभी कि जी उसका किसी साबिक जज को आप प्रोसिक्यूट करें, आप किसी फ़लाँ जज साहब जो हैं उनको भी बीच में ले आएँ। तो मेरा ख्याल है पहले तो उनको शहबाज शरीफ साहब को तो सारा पता है कि कौन कौन उनको कहता था कि जी आप जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दें। खुद जनरल फैज़ भी उनको कहते थे कि मुझे आप आर्मी चीफ बना दें। जी। मैं समझता हूँ कि जो जनरल फैज़ की सियासत में मुदाखलत है, इसके सबसे बड़े गवाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो उनकी सियासत में मुदाखलत के हवाले से एक केस जो है उन पर चलना चाहिए, उसकी उनको बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए। जरदारी साहब भी उसके गवाह हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसके गवाह हैं जो कि बहुत कुछ जानते हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर बाकी लोग जो है उनकी बारी आएगी। वो जज है, जर्नलिस्ट है, जो भी है वो बाद में आएगा। पहले आप जनरल फैज़ की जो सियासत में मुदाखलत है उसके 2 बड़े गवाह हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसमें उनको सज़ा दें, फिर बात आगे चले। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि हामिद मीर साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं।